डिस्चार्ज ऑफ टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट, दो चीजें लिखी, डिस्चार्ज और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब पता है क्या होता है? खत्म। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे? परफॉर्मेंस ऑफ। सेकंड, म्यूचुअल कंसेंट, मतलब दोनों पार्टीज ने अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया, दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टीज ने बोला हमें कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं फॉरवर्ड करना, तो क्या हो गया? खत्म हो गया। लैप्स ऑफ टाइम मतलब जितने टाइम, लिमिटेशन पीरियड, जितना टाइम बोला था उतने टाइम में आपने कवर नहीं किया। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई, मर्जर हो गया, या फिर एक पर्सन ने बोला कि अब मुझे आपके साथ डील नहीं करना, या फिर एक पर्सन की डेथ हो गई, तो क्या हो गया? ऑपरेशन ऑफ लॉ, की लॉ की वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होगा। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, किसी की ऐसी कंडीशन आ गई है कि वो अपना पार्ट परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, जैसे एलियन एलएमई। पहले हमने चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि चाइना के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं है, हमारे वॉर चल रहे हैं, तो वो क्या हो गया? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। और लास्ट क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी एक पार्टी ने दूसरे का पार्ट परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, मतलब उसको धोखा दिया। चलो पहले मेरे साथ पॉइंट्स याद कर लो। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स क्या है? पहला क्या? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या? म्यूचुअल कंसेंट। तीसरा क्या? लैप्स ऑफ टाइम। चौथा ऑपरेशन ऑफ लॉ। फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट मार्क करो, वो पूछ सकता है व्हाट आर द पॉइंट्स या व्हाट आर द consequences where the contract gets terminated। पहला कौन सा हो गया बच्चे? परफॉर्मेंस। दूसरा म्यूचुअल कंसेंट। तीसरा लैप्स ऑफ टाइम। चौथा ऑपरेशन ऑफ लॉ। पांचवा इम्पॉसिबिलिटी। और लास्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो पहले तो यही कह रहे हैं कि ईदर पार्टी परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म द रिस्पेक्टिव अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस यानी कैंसिल्ड विद और एक्सक्यूज विद द प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रोमिसर बिफोर द परफॉर्मेंस, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर इज बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिसने ऑफर दिया था उसकी डेथ हो गई, तो कौन परफॉर्म करेगा? उसका रिप्रेजेंटेटिव। डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है तो। अब एक पॉइंट आता है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, स्टार मार्क करो इसको। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस मतलब टेंडर के आगे ब्रैकेट में लिखो ऑफर। जो हमने ऑफर किया था, जो हमने प्रॉमिस किया था, वो एक पर्सन ने परफॉर्म कर दिया, ठीक है, तो दूसरा वाला के पास क्या ऑप्शन है? एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले, पर उसने एक्सेप्ट किया होगा तभी तो उसने अपना पार्ट परफॉर्म किया होगा ना। तो अगर उसने एक्सेप्ट किया है ना, उसकी टर्न है अपना पार्ट परफॉर्म करने की, तो जितना पार्ट ऑफरी ने, जितना पार्ट ऑफरर ने, सॉरी, जितना पार्ट प्रॉमिसर ने, ऑफरर ने परफॉर्म किया है, उसके लिए वो डिमांड कर सकता है, उसके लिए डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकता है। इसको हम कहते हैं टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस मतलब ओनली ऑफर वाला पार्ट परफॉर्म हुआ है, प्रॉमिसी वाला पार्ट अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ है। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन सम it is sometimes sufficient if the promiser performs his side of the contract. Then if the performance is rejected, the promiser is discharged for further liability and may sue for breach of contract। यहाँ पे किसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया? प्रॉमिसर ने। और प्रॉमिसर ने किया तो सफिशिएंट हो गया कि चलो ठीक है, लेकिन सामने वाले ने क्या बोला? मुझे अच्छा नहीं लगा आपका परफॉर्मेंस, मुझे जो आपने ऑफर किया था उसके हिसाब से एप्ट नहीं लगा, तो क्या आगे भी प्रॉमिसर अपना पार्ट परफॉर्म करेगा? क्या नहीं, तो वो फर्दर लाइबिलिटी से क्या हो गया है? डिस्चार्ज हो गया। और जितना पार्ट उसने परफॉर्म किया है और प्रॉमिसी ने नहीं किया है, उसके लिए वो क्या कर सकता है? सूट फाइल कर सकता है। जब मैं रीड करती हूँ ना, थोड़ा सा आप ध्यान दिया करो कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको डाउट्स नहीं आएंगे, ठीक है। देखो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में इतने सफिशिएंट कि परफॉर्मर ने अपना पार्ट परफॉर्म किया है, तो ये सफिशिएंट कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। लेकिन जिसके लिए उसने परफॉर्म किया है, उसने क्या किया है? रिजेक्ट किया है कि मुझे आपका परफॉर्मेंस क्या अच्छा नहीं लगा। द प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम फर्दर लाइबिलिटी। जिसने अपना पार्ट परफॉर्म किया है उसको हम क्या बोलेंगे? अब तुम्हारी कोई लाइबिलिटी नहीं बचती, और तुमने जो परफॉर्म किया है उसके लिए तुम सूट फाइल कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड क्या? टेंडर परफॉर्मेंस। टू बी वैलिड अ टेंडर परफॉर्मेंस मस्ट बी फुलफिल, मतलब कब कब वो सूट फाइल कर सकता है? जब उसका ऑफर क्या था? अनकंडीशनल था,
ठीक है, जब उसका ऑफर मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, जब उसने बोला था कि मैं यहाँ यहाँ आपका ऑफर परफॉर्म कर दूंगा, वहां वहां उसने ये काम कर दिया। अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशंस नहीं थी उसमें। इट इज मेड अंडर द circumstances enable that other party to ascertain the party by whom it is made available and willing then there to do whole or when he is bound to do the promise। मतलब कि promisee ने जबरदस्ती भी उस ये पार्ट परफॉर्म कराया कि तुमने प्रॉमिस किया है, तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है। लास्ट टेंडर मेड टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रोमिसी, जॉइंट प्रोमिसी मतलब दो तीन लोगों के लिए उसने ये चीज परफॉर्म की थी। ठीक है, हु कैन डिमांड प्रॉमिस? promisee। A stranger to contract cannot sue and is not the person who can demand promise। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रॉमिस कौन पूछ सकता है? जो प्रॉमिसी है। क्या कोई थर्ड पार्टी बोलेगा ए तूने अपना पार्ट परफॉर्म किया क्या? नहीं। ठीक है, वहां लिख लो कि प्रॉमिसी। अब एक और क्वेश्चन, ये प्रॉमिसर है और ये प्रॉमिसी है। ठीक है, इसने इसको कहा था मैं आपको 10 शूज के बैग्स दूंगा। ठीक है, 10 शूज के या 10 बैग समझ लो। इसने इसको प्रॉमिस किया था मैं आपको क्या दूंगा? 10 बैग्स। अब ये जो प्रॉमिस, देख लो सब शैली को अच्छे से देख लो, वो कैसे बैठती है, कैसे बैग रखती है। देख लिया? प्रॉमिसर ने क्या बोला? प्रॉमिसर ने क्या बोला? प्रॉमिसी को क्या देगा? 10 बैग्स देगा। ठीक है, प्रॉमिसी ने बोला कि यार मैं आपको असाइन करता हूँ एक थर्ड पार्टी को कि ये 10 बैग्स आपको रिसीव होंगे, और इसने एड्रेस असाइनी का भेज दिया। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। लेकिन प्रॉमिसी ने असाइन कर दिया। क्या असाइनी के राइट्स अब आते हैं? असाइनी के भी कुछ राइट्स होते हैं। क्या राइट्स हैं? अगर इसको ये 10 बैग्स नहीं मिले तो क्या ये सूट फाइल कर सकता है? हाँ कर सकता है, क्योंकि इसने अपने राइट्स बीइंग असाइनर किसी और को असाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो नाउ हु कैन आस्क या हु कैन डिमांड फॉर परफॉर्मेंस? प्रॉमिसी, जो आपने पहले बोला, और अगर प्रॉमिसी किसी और को असाइन कर देता है तो असाइनी भी। ठीक है, वहां ब्रैकेट में लिखो प्रॉमिसी स्लैश असाइनी। अब अब कह रहा है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म होली, मतलब कि जिसने प्रॉमिस किया था उसने वो काम नहीं किया। ठीक है, तो क्या हो गया? उसने रिफ्यूज कर दिया, मुझे परफॉर्मेंस ही नहीं करनी। टेंडर परफॉर्मेंस में वो करके दे रहा था। हु कैन डिमांड में प्रॉमिसी और असाइनी डिमांड भी कर रहे थे। उनकी डिमांड आने के बाद सपोज प्रॉमिसर ने कैंसिल कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि मैं अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करूंगा, तो यहाँ पे प्रॉमिसी क्या कर सकता है? सूट फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे वो लिखा है कि ये जो बात है कि प्रॉमिसर ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, जब वो सूट फाइल करेगा तो क्या उसके फेवर में ये बात आएगी कि इसने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया इसलिए मैंने भी नहीं किया? तो वही लिखा हुआ है कि वेर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फॉर परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस एंटायरली, या तो उसने रिफ्यूज कर दिया या तो फिर अपने आप को क्या कर दिया है? डिसेबल कर दिया कि ये पार्ट में परफॉर्म नहीं कर सकता। द प्रॉमिसी में पुट to an end to the contract unless he has signified words or conduct his acquittance in his continue। मतलब कि वो कह रहा है कि यहाँ पे प्रॉमिस क्या कर देगा? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा, और जब तक करेगा जब तक सामने वाला उसको कोई नया रीजन नहीं दे देता इस चीज को रोकने का। ठीक है, एक्विटेंस मतलब उसके फेवर में कोई बात नहीं आ जाती। ठीक है, वहां लिख लो। यहाँ पे लिखा है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मूवी ले जाऊंगी। ठीक है, सपोज हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, प्रॉपर रिटन कॉन्ट्रैक्ट, इस डेट को इस प्लेस पे हम मूवी देखने जाएंगे। आपने एक्सेप्ट किया है। अब जिस दिन वो टाइम आया मैंने वो काम नहीं किया, मैंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं ले जा रही। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या राइट्स है?
सूट फाइल करेंगे. इट इज नॉट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हमने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किया. आप क्या कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो. तो आपके पास ये सूट फाइल करने का राइट तब तक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एंड पे ले आए आप कि यार ये तो पार्ट परफॉर्म कर ही नहीं रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एंड. तो वो तब तक है जब तक मैं आपको एक और चीज नहीं दे देती कि अच्छा चलो नेक्स्ट डे ले जाऊंगी, चलो कोई बात नहीं परसों ले जाऊंगी. तब तक सारी बातें कहाँ हैं, आपके फेवर में. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट ऑफर या फिर उसमें कोई चेंजेस ऑल्टरेशंस जब तक नहीं कर देता, तब तक तो आपके पास ये राइट्स है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या समझोगे कि वो एंड में आ गया है. बाय हुम द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों अपना अपना पार्ट परफॉर्म करेंगे. अब यहाँ पे पॉइंट है डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज. जॉइंट लाइबिलिटीज यहाँ पे सब एक स्टिकी नोट लगाना. लगा लिया, लिखो. डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज हेडिंग लिखनी है तो लिखो, नहीं तो उसी का है ये. पहले लिखो जॉइंट प्रॉमिस डैश, joint promise dash two or more person must perform, two or more person must perform. Next लिखो death of a promiser, death of a promiser, if one dies, if one dies comma the representative must perform the promise. समझ आ रहा है ना. ठीक है. if one dies their representative must fulfill the promise या must perform. फिर compulsion of performance, compulsion for performance. Next point, compulsion for performance. The promisee can compel any, compel मतलब उसको घसीट के लेके आना. ठीक है. The promisee can compel any, the promisee can compel any. फिर लिखो contribution among promisers, contribution among promisers, contribution among promisers, joint promiser can demand equal contribution. ठीक है. can demand equal contribution comma if one defaults, if one defaults the other shares the loss equally. if one demand equal contribution लिखा. फिर if one defaults the other shares the loss equally. और लास्ट पॉइंट रिलीज फ्रॉम लाइबिलिटी, रिलीज फ्रॉम लाइबिलिटी. The release of one joint promisor does not discharge the other promisers. The release of one joint promisor does not discharge the other promisers. The others, other promisers. नाम देखो क्या लिखा है, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज. मतलब अगर एक से ज्यादा प्रोमिसर्स हैं तो सबकी लाइबिलिटी बनती है, सबको अपना पार्ट परफॉर्म करना है.
जो कंट्रीब्यूशन है वो भी सब इक्वली डिसाइड करेंगे। अगर एक पर्सन ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों का भी परफॉर्म हो गया। लास्ट पॉइंट में ये है कि सबको वो अपना अपना पार्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। ऐसा ही डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, अ प्रॉमिस में बी मेड टू टू और मोर पर्सन। इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिखो जॉइंट प्रोमिसेस। एग्जाम्पल देखो, X may give a promise to repay 1000 given by Z and Y jointly. In such absence, the right of claim performance rests with Y and Z. If Y dies, X के representative बोलेंगे कि हम पे कर देते हैं या हमें पे कर दो, ठीक है। Promises, मैंने तुम सबको प्रॉमिस दिया तो तुम सब क्या हो गए, जॉइंट प्रोमिसेस। प्रॉमिसर मैं पिंकी मैम सब मिलके करो तो जॉइंट प्रोमिसर्स। असाइनमेंट मतलब बच्चे किसी और को असाइन कर देना। द प्रोमिसर में असाइन द राइट्स एंड प्रोमिसी में असाइन द राइट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी एंटाइटल्ड टू डिमांड ऑफ प्रॉमिस। अभी 10 बैग्स वाला एग्जांपल देखा था, प्रोमिसर था, 10 बैग किसको दे रहा था, प्रोमिसी को। प्रोमिसी ने क्या बोला कि मेरे बैग्स मुझे ना देके असाइनी को दे दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, असाइनी के पास पूरे राइट्स है जो प्रोमिसर को बोल सकता है कि तुम अपना पार्ट परफॉर्म करो, ठीक है। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और म्यूचुअल अग्रीमेंट, इसके कुछ पॉइंट्स है, इसको अलग से स्टार मार्क करो बच्चे। मतलब दोनों ने मिलके डिसाइड किया है कि हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। पॉइंट्स देखो, पहला क्या है, नोवेशन। नोवेशन मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट, वहां लिखो न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इधर ही पे लिखते हैं, हाँ। न्यू कॉन्ट्रैक्ट मतलब पुराने वाले को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, कैंसिल कर दिया। ऑल्टरेशन मतलब फ्यू टर्म्स चेंज किए हमने, कुछ कंडीशन, एक दो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज किए, तो लिखो टर्म्स चेंज किए, ठीक है। रिसेशन मतलब कंप्लीटली कैंसिल कर दिया म्यूचुअल कंसेंट से। और रेमिशन मतलब कि, रेमिशन मतलब बता रही हूं, पहले लिख लो, लेस लिखो लेस, और वेव, वेवर में लिखो वेव ऑफ, लेस बस। देखो रेमिशन और वेवर, वेव ऑफ समझो, पहले वेव ऑफ समझो क्या हुआ है। एक पर्सन ने एक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, नाम दे देती हूँ ये पप्पू और ये चंपा, ठीक है। पप्पू ने चंपा को कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें 10 रोजेस दे रहा हूं, क्या 10 रोजेस दे रहा हूं। इसके कितने हुए, 100 रुपए हुए, ठीक है। अब क्या हुआ इसने बोला ठीक है मैं 100 रुपए भिजवा रही हूँ आपको, 10 रोजेस चले गए और इसने ये 100 रुपए नहीं भिजवाए, ठीक है। तो जो पप्पू है उसको चंपा पसंद थी तो उसने बोला कोई बात नहीं, रख लो तुम 10 रोजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसने वेव ऑफ कर दिया, इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया चंपा ने, क्योंकि 100 रुपए देने थे इसने नहीं दिए, तो इसने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन पप्पू ने क्या सोचा, कोई बात नहीं जाने दो, मुझे पसंद है वो। लेकिन अगर पप्पू को लगा कि यार बिजनेस भी तो करना है, तो पप्पू ने बोला तुम एक काम करो, 100 नहीं तो 30 रुपए तो भेज ही दो। तो क्या हो गया, ये रेमिशन हो गया, हमने 30 में एडजस्ट कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, लेसर अमाउंट में हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या म्यूचुअल कंसेंट आई है, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट कैसे, चंपा ने बोला मैं नहीं भेज पा रही हूँ ये वो, तो उसने बोला चल ठीक है 30 रुपए हैं अकाउंट में, 30 रुपए भेज दे, ठीक है। तो म्यूचुअल कंसेंट से रेमिशन से डिस्चार्ज हो गया। वो बोल रही है मैं नहीं दे पा रही हूँ, नहीं दे पा रही हूँ, ऐसे करते करते एक आध महीने काट दी, तो दे भी नहीं पा रही और उसने एक्सेप्ट कर लिया नहीं दे पा रही है तो जाने दो, तो क्या कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। समझ आया। तो नोवेशन में क्या किया हमने, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा चेंज कर दिया। ऑल्टरेशन में क्या किया, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज की। रेसेशन में क्या किया, कंप्लीटली कैंसिल कर दिया। रेमिशन में क्या किया, लेसर अमाउंट में एडजस्ट कर लिया। और वेवर में क्या किया, वेव ऑफ कर दिया। ऑल्टरेशन में टर्म्स एंड कंडीशन चेंज की है, लेस रेमिशन में हमने कम अमाउंट में एडजस्ट किया है। 30 रुपीज उसने लिए और रख लिए, हाँ। नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंज नहीं किया, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था 10 रोजेस के बदले कितने आएंगे,
100 रुपए। तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बैठ के चेंज नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ऑन गोइंग है, 30 एक्सेप्ट किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की बात तो मानी ही नहीं ना, एडजस्ट कर लिया 30 में। अब अगर ऑल्टरेशन है, ऑल्टरेशन जैसे कि अगर हमने बात की थी 10 टीवी भेजने की, ठीक है, देखा तो कि यार 100 टीवी की जरूरत पड़ रही है, डिमांड इतनी है, तो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया, एक और सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट लगाया और लिखा कि ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, हियर बाय इट इज रिप्लेस्ड बाय 100 टीवीज। ठीक है, जैसे कि आपको ऑल्टरेशन का और कंपनी लॉ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं एमओए में अपन। अब ऑब्जेक्ट्स और ऐड करने हैं, पहले हम सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स करते थे, अब हम रिटेल शॉप, होलसेल शॉप, मैन्युफैक्चरिंग सब करना चाहते, तो हमने क्या किया, ऑल्टर किया ना, मतलब चेंज कर दिया एमओए में। अब हमारे चेंजेस में मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई, होलसेल ट्रेडिंग भी आ गई, रिटेल भी आ गई, सिर्फ ई कॉमर्स नहीं। तो दिस इज ऑल्टरेशन। तो एक और एमओए बनता है ना, उसमें सेक्शन 13 में आपने पढ़ा होगा। चलो, हाँ, किसमें, हाँ, वेवर और रिसेशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हुआ है, 100 रुपए चाहिए थे, ठीक है, 100 रुपए चाहिए थे, लेकिन इसने क्या कर दिया, चलो जाने दो कोई बात नहीं, लेकिन 10 रोजेस तो गए ना, 10 रोजेस तो गए ना। अभी क्या हुआ, 10 रोजेस इसने मांगे थे, इसने 100 रुपए मांगे थे, और जैसे ही उसने रोजेस भेजे, चंपारण में 10 रोजेस नहीं चाहिए, तो उसने क्या किया, 10 रोजेस, 10 रोजेस वापस वापस बुलवा लिए, ठीक है। तो ना 10 रोजेस गए ना 100 रुपए गए, कैंसिल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वेव ऑफ में एक पर्सन ने पार्ट परफॉर्म किया था, ठीक है, एक पर्सन ने अपना पार्ट परफॉर्म किया था, सामने वाले ने जो कंसिडरेशन मिलना था उसे वेव ऑफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं। रिसेशन टर्मिनेशन में दोनों ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, म्यूचुअल कंसेंट से, लेकिन ब्रीच नहीं हुआ है, दोनों ने अग्री किया, चलो कोई बात नहीं। ऐसे किसी को और डाउट, म्यूचुअल कंसेंट से अगर डिस्चार्ज होना है तो पॉइंट क्या है, नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेसेशन, रेमिशन और वेवर। म्यूचुअल कंसेंट से अगर डिस्चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो पॉइंट्स क्या हैं बच्चे, नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेसेशन, रेमिशन और वेवर। नोवेशन यानी न्यू, तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा होगा, व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड बाय एग्जिस्टिंग, मतलब एग्जिस्टिंग वाले को फाड़ के नया कॉन्ट्रैक्ट बना। ऑल्टरेशन में लिखो, चेंज इन वन और मोर मटीरियल टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हो ही 10 टीवी के लिए रहा था, हमने क्या कर दिया उसको 100 टीवी। रिसेशन यानी अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज एनी टाइम बिफोर इट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस इन सम और अदर वे, जैसे ही परफॉर्मेंस होने वाली थी उससे पहले क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। रेमिशन यानी एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर सम देन इट वाज कॉन्ट्रैक्टेड, और वेवर यानी डेलिबरेटली अबंडन और गिविंग अप अ राइट, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क का बना के वो पूछ सकता है, जिसमें आपको ये वन वन लाइन लिखना है, हो सके तो एक आध एग्जाम्पल सब में कोट करके आना, ठीक है। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम हो गया, मतलब बोला था 3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, 3 महीने हो गए ना, आपने अपना पार्ट किया ना, हमने पैसे भेजे, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। मार्क कर लो, अफोर्ड्स अ गुड डिफेंस, लिमिटेशन एक्ट लिखा हुआ है, अफोर्ड अ गुड डिफेंस टू सूट फॉर ब्रीच ऑफ एंड इन फैक्ट टर्मिनेट्स द कॉन्ट्रैक्ट बाय डिप्राइविंग द पार्टी फॉर हिज रेमेडी ऑफ लॉ। 3 साल में पैसे आने थे, आए नहीं, 3 साल हो गया, सूट फाइल करने जा पाएंगे नहीं, कोर्ट क्या बोलेगा, टाइम खत्म हो गया, लिमिटेशन पीरियड में आप कवर हो गए हो, आपका टाइम नहीं है। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मार्क करो, मर्जर, एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे पर वो किसी और के साथ मर्ज हो गई, तो क्या हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। इफ हमें नई कंपनी एक्सेप्टेड नहीं है तो, और एक्सेप्टेड होती है तो कंटिन्यू होता है। बाय द अनऑथराइज ऑल्टरेशन ऑफ आइटम्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, लिमिटेड लैप्स ऑफ टाइम में, हाँ, मर्ज हो गई, वही मैंने जस्ट सेकेंड लाइन बोला निकिता, कि इफ कंटिन्यू करना चाहे तो नई कंपनी के साथ कर सकते हैं ना, मतलब ए बी, पहले ए लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो बन गई ए बी लिमिटेड, इफ आई वांट टू कंटिन्यू विथ बी लिमिटेड ऑल्सो तो आई विल कंटिन्यू, नहीं तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बिकॉज आप मर्जर हो गए, मुझे कंटिन्यू करना, मुझे बी लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करना है, मैं ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था, तो नाउ दैट यू आर एंटरिंग इनटू सम अदर कंपनी, तो मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। नेचुरली नहीं हुआ है डिस्चार्ज, ऑपरेशन बाय लॉ मतलब नेचुरली डिस्चार्ज नहीं होता है, डिसकंटिन्यू मुझे करना है बिकॉज आपने मर्जर कर लिया, ठीक है। अब कंटिन्यू करना है अगर तो कर सकते हैं। बाय अनऑथराइज ऑल्टरेशन ऑफ आइटम्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था,
ठीक है, 10 रोजेस का प्रॉपर रिटन कॉन्ट्रैक्ट था और 100 रुपीज लिखा हुआ था। क्या किया दुकान वाले भैया ने, 100 को इच्छा से ऐसे 2 बना दिया, ठीक है, बिना पूछे बिना सामने वाले को बताए कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, 200 रुपए कर दिया। जब वो पैसे भेज रही थी 100 रुपए, तो उसको क्या बोला था कॉन्ट्रैक्ट में कितना लिखा है, 200 रुपए। तो वो एक्सेप्ट करेगी क्या, आप तो लड़ाई कर लोगे कि कैसे लिख लिया 100 का 200। तो वो चीज अनऑथराइज्ड है, आप ये करने के लिए ऑथराइज नहीं थे, आपने सामने वाले की नॉलेज के बिना इसको चेंज कर दिया। हो सकता है दूसरी पार्टी भी 100 रुपए थे, इसको क्या कर दे 8 बना दे, भाई नहीं 18 रोजेस चाहिए, तो ये अलाउड नहीं है। लिखा है वेर अ पार्टी टू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट मेक्स एनी मटीरियल ऑल्टरेशन विदाउट द नॉलेज एंड कंसेंट, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ डिस्चार्ज होता है। अब इसमें ऑपरेशन ऑफ लॉ क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे ही आप इसके अगेंस्ट सूट फाइल करोगे या क्वेश्चन उठाओगे तो ऑब्वियसली लीगली आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि डिस्चार्ज करो। अब उसने एरर तो कर दिया है पर विजिबल नहीं है, पर ये पता चला है कि अनऑथराइज्ड है, मटीरियल ऑल्टरेशन चेंज किया है बिना मेरे नॉलेज के, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। बाय इंसॉल्वेंसी, जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो क्या हो गई, इंसॉल्व, क्या वो अपना पार्ट परफॉर्म कर पाएगी, नहीं। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन, ऐसी सिचुएशन आ गई है, लड़ाइयाँ हो गई हैं या फिर ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब सामने वाली पार्टी परफॉर्म नहीं कर सकती, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, शिप को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, शिप क्या हो गई, सिंक हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होगा क्या, नहीं, तो इम्पॉसिबल हो गया ये। ठीक है, अब इसको भी स्टार मार्क करो। क्वेश्चन अगर आ गया, हाउ कैन अ कॉन्ट्रैक्ट बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, पहला पॉइंट क्या है बच्चे, मर्जर, दूसरा अनऑथराइज मटीरियल ऑल्टरेशन विदाउट नॉलेज, थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इंसॉल्वेंसी, और लास्ट पॉइंट क्या हो गया, इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो क्या क्वेश्चंस हैं, नोवेशन, रिसेशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन मतलब ऑब्वियसली, और वेव ऑफ। ठीक है, अगर मैं पूछूं डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो क्या पॉइंट्स हैं, मर्जर, इंसॉल्वेंसी, अनऑथराइज चेंजेस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रस्ट्रेशन और इंसॉल्वेंसी। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन वर्ड ऐसे लिखा है कि हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया तो सही हो गया, अब ऐसी चीज हो गई, वही शिप सिंक हो गई है, तो फिर और लिखा है, मतलब इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन। अब डिस्चार्ज, इसी चीज को और एक्सप्लेन किया है, डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इन इलीगैलिटी, मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट था तब तो प्रॉपर था, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, शिप आनी थी, प्रॉपर आनी थी, और इतने टाइम से शिप सही ही पहुंच रही है, लेकिन सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी, मतलब हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डन, पर जैसे ही हम आगे बढ़ते गए ऐसी इम्पॉसिबिलिटी होगी जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हम बोलेंगे कि बाद में हुई। ठीक है, अब इसी को ले लो इलीगैलिटी, कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ इलीगल नहीं था, लेकिन करते ऐसा हुआ कि बेटिंग तक पहुंच गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो गया, सुपरवीनिंग इलीगैलिटी, मतलब कि पहले लीगल था, बाद में ऐसा काम हुआ है, ऐसा पार्ट परफॉर्म किया उसने कि कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, इलीगल बन गया, तो इसको सुपरवीनिंग को मतलब होता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या फिर सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। The contract will be discharged by subsequent or supervening impossibility in following cases. Shreyansh, first point पढ़ना। शिप को लेके बात हो रही थी, शिप क्या हो गई, सिंक हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज। जिस चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मूवी दिखाने को लेके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मूवी ही हट गई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा क्या, कि थिएटर में मूवी अवेलेबल ही नहीं है तो कैसे चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट मैटर जो है वही डिस्ट्रॉय हो गया है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था मूवी थिएटर में लगी थी, हाँ लगी थी, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर हो रहा था, हाँ टिकट्स ले रहे थे हम, हाँ ले रहे थे, टिकट्स भी ले ली, मतलब कि पक्का है कि मूवी हम जा रहे हैं, लेकिन जैसे हम थिएटर गए देखा तो मूवी हट चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है शांत, नेक्स्ट पॉइंट, एंड अब एक दुकान वाले भैया हैं जो सिर्फ बैग्स का बिजनेस करते हैं। ठीक है, हमने उनसे हर महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हर महीने आप 5 बैग्स हमको भेजोगे। उसने बैग्स का बिजनेस बंद करके चावल का बिजनेस चालू कर दिया है। जिस स्टेट ऑफ थिंग्स को लेके हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे
वो सीज टू एग्जिस्ट है, अब उस शॉप में वो नहीं मिलता है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा? नहीं। 2-3 महीने तक आपको बैग्स आते गए आते गए आते गए, 4th मंथ में पता चला कि अब वो बैग्स रखना बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब हम उनके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? पहला वाला पॉइंट में क्या है? सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया। दूसरे वाले में कंटिन्यू चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट, तो जिस स्टेट ऑफ थिंग्स को लेके चल रहा था वो अब सीज टू एग्जिस्ट है। सीज टू एग्जिस्ट मतलब अब वो नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है। फिर where the personal qualification of the party is basis of the contract is discharged by death or physical disablement of the party। पर्सनल क्वालिफिकेशन यानी किसी लॉयर के पास गए थे, किसी डॉक्टर के पास गए थे, किसी टीचर के पास गए थे, अब ये उसकी क्वालिफिकेशन पे बेस था। अब अगर आप किसी पर्सन को कोई बीमारी है, वो डेली एक ही डॉक्टर को दिखाता है, ठीक है, डेली चेकअप होते हैं उसके, वो डॉक्टर की डेथ हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होगा क्या? क्यों? क्योंकि हम उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन, तो क्या उसके अटेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं? उसके घर वाले हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रिप्रेजेंटेटिव भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज जाएगा। अब आपको पॉइंट क्या याद करना है? पहला क्या है? सब्जेक्ट मैटर, दूसरा क्या है? स्टेट ऑफ थिंग्स, तीसरा क्या है? पर्सनल क्वालिफिकेशन। तो डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सब्जेक्ट मैटर सीज टू एग्जिस्ट, स्टेट ऑफ थिंग सीज टू एग्जिस्ट, यानी सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया है, स्टेट ऑफ थिंग्स अब एग्जिस्ट नहीं करते। और लास्ट पॉइंट क्या है? पर्सनल क्वालिफिकेशन में डिपेंडेंट थे और वो पर्सन की क्या हो गई है? डेथ हो गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। डेली डॉक्टर के पास जा रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो रहा था, डेली बैग्स मंगा रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो रहा था, शिप को लेके कॉन्ट्रैक्ट सही साथ बैठा था, लेकिन सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होगी, लेटली कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा हो गया कि हमें डिस्चार्ज करना पड़ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इलीगैलिटी। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, इसी में ही समझो इलीगैलिटी। जो डॉक्टर है वो बिकाऊ हो गया, ठीक है, वो ऑब्वियसली ना, जो सब्जेक्ट मैटर है उसको लेके कुछ इलीगैलिटी आ गई, जो स्टेट ऑफ थिंग्स है उसको लेके बेटिंग शुरू हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? सब्सिक्वेंटली इलीगल। पहले तो हमने फेयर कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन लेटली वो मर्डर की तरफ, चोरी की तरफ, या फिर ब्लैक मनी की तरफ की कच्चा बिल दूंगा, ये सब क्या है? इलीगैलिटी है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट आप क्या करोगे? कैंसिल करोगे, ठीक है। पहले फेयर बिल दे रहा था, आप कह रहा है कि नहीं कच्चे बिल में दूंगा, मुझे कैश में पैसा चाहिए, मुझे आपसे अकाउंट में पैसा नहीं चाहिए, तो ये सब क्या है? इलीगैलिटी में कवर हो गया, ठीक है। मार्क करो, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज कॉन्ट्री टू लॉ एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज वॉइड, लेकिन सब्सिक्वेंटली होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरवीनिंग इलीगैलिटी। जब पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में हम माइनर के साथ एंटर कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पाएगा, वो अग्रीमेंट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फादर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद उसके बेटे का इन्वॉल्वमेंट आया, तो ये क्या है? सुपरवीनिंग इलीगैलिटी, क्योंकि माइनर के साथ एंटर कर लिया, वॉइड हो गया अभी, ठीक है। अब माइनर के साथ एंटर किया, वॉइड कर लिया, वॉइड करने के बाद मर्डर में, चोरी में या ऐसे कोई इलीगल चीजों में वो कवर हो गया, तो सुपरवीनिंग इलीगैलिटी कवर हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल दिया, ए एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर कटिंग ट्रीज बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजन, कटिंग ऑफ ट्रीज इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट अंडर अ लाइसेंस एंड द सेम इज रिफ्यूज टू ए, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। क्योंकि अब बोल दिया पेड़ काटने के लिए क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। केसेस वेयर देयर इज नो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कब इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है बच्चे? जब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कब आती है? जब सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, स्टेट ऑफ थिंग्स सीज टू एग्जिस्ट, और थर्ड पॉइंट पर्सनल कॉल। कब ये एग्जिस्ट नहीं करती है? जब लिखा है डिफिकल्टी टू परफॉर्मेंस। आप अगर कोर्ट जाते हो और बोलते हो सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई थी जज साहब इसलिए नहीं कर पाए, तो बोला क्या सुपरविनिंग आई थी? बोला कि यार मेरे को बहुत डिफिकल्टी हो रही है पार्ट परफॉर्म करने में, बहुत स्ट्रेस आ रहा है, तो कोर्ट क्या बोलेगा? ये बात को आप सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं बोल सकते, दुनिया में सब स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस लेके अपना पार्ट परफॉर्म करो, ठीक है। नेक्स्ट है कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटीज डू नॉट डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप दुकानदारी में बोलोगे कि नहीं हो पा रहा है हमसे, ट्रक नहीं मिल रहा था, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ, तो इस चीज को लेके हम इम्पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं ऐड कर सकते। आप कैसे भी माल पहुंचवा सकते हो, रेलवे चल रहा था, हाँ, शिप चल रही थी, हाँ, एयर से भी ट्रांसपोर्ट होता है, हो रहा था, हाँ, पोस्ट ऑफिस चालू था, हाँ, तो कैसे भी माल भिजवा देते, ये मत एग्जाम्पल दो कि ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था, ठीक है।
पहला पॉइंट क्या है, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, सीधा सीधा लिखा है, द मर फैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस इज मोर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव देन द पार्टीज एंटिसिपेटेड, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। और इस रीजन को अगर आप बोलोगे सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि बड़ा महंगा हो गया है तो अब हमें नहीं करना, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटीज को आप नहीं बोलोगे सुपर विनिंग इम्पॉसिबल। और लास्ट है स्ट्राइक्स, लॉकआउट या डिस्टर्बेंस बाय राइट्स, तो ये सारी चीजें होंगी, तो आप ये नहीं बोलोगे कि स्ट्राइक चल रही थी इसलिए कोर्ट केस फाइल नहीं किया, तो स्ट्राइक खत्म होगी ना, इसको आप सुपर विनिंग इम्पॉसिबल नहीं है ना बच्चे, स्ट्राइक खत्म होगी तो काम हो सकता है, तो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं बोल सकते। कब कब बोल सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, स्टेट ऑफ थिंग सीज टू एग्जिस्ट, और लास्ट कब नहीं बोल सकते, डिफिकल्टी टू परफॉर्म, इसमें वर्ड याद रखो, एक्सपेंसिव हो गया है या फिर बस नहीं मन हो रहा, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा कमर्शियल, तो इसमें वर्ड याद रखो, ट्रांसपोर्ट बंद है, ठीक है। और लास्ट स्ट्राइक्स, लॉकआउट या सिविल डिस्टर्बेंस, तो इसको लेके आप इम्पॉसिबल चीज नहीं बोल सकते। सो रही थी, मंदिर गई थी, आराम कर रही थी, चलो। डिस्चार्ज बाय ब्रीच, दो टाइप की ब्रीच है, एक्चुअल और एंटिसिपेटरी। क्या होता है बच्चे, पढ़ा होगा ना ये तो CICET में, याद करो। एक्चुअल ब्रीच यानी सही में किया है, एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया है, कैसे हो गया है, टाइम से पहले हो गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले ही क्या हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। अभी की अभी पढ़ो एंटिसिपेटरी ब्रीच, वहां लिखा हुआ है बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू, जल्दी पढ़ो। ड्यू नहीं हुआ है मतलब कि करना ही था, उससे पहले से ही हमने मना कर दिया कि हम नहीं करें, ड्यू मतलब कि होना बाकी है। क्या हम एंटिसिपेटरी ब्रीच के अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं? हम्म। हम्म। कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ना, लेकिन एक बार पढ़ ले हाँ मतलब, नहीं नहीं सही बोल रही, हाँ इम्पॉसिबल हो गया तो नहीं, फिर लिखा है द अदर पार्टी सो ऑन सच ब्रीच कमिटिंग हैज अ राइट ऑफ एक्शन फॉर डैमेजेस। डैमेजेस कैसे क्लेम करेगा, बिना सूट फाइल किए करेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, ये बोल रही है हुआ, होना था, हुआ नहीं, तो वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। मैंने बस बोला एक बार रीड कर, इतना सा पैराग्राफ बस। नहीं आशी सो रही थी, वो नहीं सो रही थी, आराम कर रही थी ना, आंख बंद करके। कुछ खा के दवाई खाई कि ऐसे ही खा ली उठते साथ? तो व्रत में तो दवाई भी नहीं खाते। हाँ व्रत तोड़ दिया। लॉजिक नहीं समझी मैं, व्रत को, धर्म को, कोई बात नहीं, मजाक कर रही थी। पढ़ लिया बच्चे, क्या डैमेजेस क्लेम कर सकता है? देखो, वो वेट कर सकता है कि वो टाइम आ जाए, वो प्लेस और टाइम जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वहां वो इंतजार कर सकता है कि वो आएगा, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्म करेगा, वो नहीं आया तो उसके बाद वो एक्शंस के लिए डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जी, यही तो एंटिसिपेट, एंटिसिपेट मतलब ऐसा सोचना कि वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेगा, तो तब तक तो वो वेट कर सकता है ना। हाँ हाँ, सू और कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली आफ्टर रेपुडिएशन और वेट टिल कैंसिल, उसका मतलब है कैंसिल।
अब बच्चे लास्ट टॉपिक है रेमेडीज ऑफ ब्रीच। अब हमने डिस्चार्ज पढ़ा। डिस्चार्ज कौन कौन सी तरीके से हो सकता है? परफॉर्मेंस से हो सकता है, म्यूचुअल कंसेंट से हो सकता है, लैप्स ऑफ टाइम से हो सकता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ से हो सकता है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हो सकता है। ठीक है। अब जब मैं बोल रही हूं कि डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या पॉइंट्स हैं? मर्जर, अमल मर्जर और अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन, दूसरा, तीसरा इंसॉल्वेंसी और लास्ट इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन। ठीक है। कब कब हम बोलेंगे कि इम्पॉसिबिलिटी है सुपरवीनिंग? सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड, स्टेट ऑफ थिंग्स सीज हो गई हैं और पर्सनल क्वालिफिकेशन। कब हम बोलेंगे इम्पॉसिबिलिटी नहीं है? ऐसा नहीं बोलो। डिफिकल्टी, कमर्शियल डिफिकल्टी और स्ट्राइक्स। कब हम बोलेंगे डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एंड म्यूचुअल कंसेंट? नोवेशन, रेसेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, वेवर। ठीक है। ऐसे ही वेवर, वेवियर नहीं, वेवर विच स्कूल, तभी वेवियर। चलो, रेमेडीज और रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्चार्ज तो कर दिया भाई तूने, ब्रीच भी कर दिया एक्चुअल और एंटिसिपेट। तो हमारे पास क्या क्या रेमेडीज है? पहला पॉइंट क्या है? रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूज टू फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैं कैंसिल करता हूं और अपना पार्ट भी परफॉर्म नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप ब्रीच करते हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? सू फॉर डैमेजेस। मैं सूट फाइल करूंगा तुम्हारे अगेंस्ट कि मुझे डैमेजेस क्लेम करने। तीसरा पॉइंट क्या है? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या ये याद है हमको? फिर मतलब चैप्टर तो याद ही है ना कि ऐसा कुछ पढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सू फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या था? स्टे, प्रिवेंट करना। ठीक है। और सू फॉर क्वांटम मैरिट। अभी अपन ने पढ़ा था क्वांटम मैरिट। हाँ। क्वाजी कॉन्ट्रा क्या था बच्चे? तो ऐसे एक क्वांटम मेरिट याद कर लो, एज मच एज अर्नड। जितना मैंने कांड किया उतना पैसा तो मुझे दे दो। एज मच एज अर्न। जैसे क्वाजी आपको याद हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट जैसा, वैसे क्वांटम मेरिट एक और टर्म याद कर लो, एज मच एज अर्न। पॉइंट्स याद करो। सबसे पहले रेमेडीज फॉर ब्रीच क्या क्या है? रिस्काइंड और रिफ्यूज टू फर्दर परफॉर्म। दूसरा क्या है? सूट फॉर डैमेजेस। तीसरा क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फिर इंजंक्शन और फिर क्वांटम मेरिट। अब पहला क्या है? डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इसको रीड लिखो और अभी रीड करो। अभी यार, अभी अभी पढ़ लो। एक मस्त केस लॉ दिया हुआ है उसमें, ये वाला, हैडले बैक्सडेंडल। किसको? हम्म, तेरे को कि उसको? अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक बार वो केस रीड कर, मैं पूरा समझा रही हूँ। नहीं समझ आए? हाँ ठीक, मार्क करके रख, मैं बता रही हूँ।
मूवी सीरीज क्या है, मुझे से याद नहीं आ रही है, या मैं भूल जाते। हाँ मतलब वही मैं कहाँ कह रही हूँ। क्यूट है, देख लूंगी, नेटफ्लिक्स पे है। आई विल वॉच दिस वीकेंड। तो ब्रो जल्दी 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 पढ़ाई कर लो, जल्दी जल्दी पास हो जाओ। अभी अक्टूबर ना अपना सीजन होता है, मतलब मैं तुम लोग से डिस्कस ही नहीं कर पाती हूँ, तो अक्टूबर इज आर मंथ ऐसा होता है। AOC 4 अपन पढ़ा होगा या कंपनी लॉ में AGM पढ़ा होगा ना। तो AGM 30 सितंबर तक होती है, उसके 30 डेज में एक फाइलिंग करनी होती है और फिर उसके 60 डेज में एक और फाइलिंग होती है। तो अक्टूबर इज आर सीजन, मतलब इतना माहौल रहता है ऑफिस में अभी, बहुत मजा आती है इंटर्न्स को काम कराने में। हाँ ऑब्वियसली उन लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं यार कि हाँ सीजन है और दो और सिखाओ और सिखाओ, तो हाँ मतलब इट्स अ लॉन्ग फॉर्म। मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी। इट्स अ लॉन्ग फॉर्म टू फिल, डिटेल्स करने के, बैलेंस शीट, पैसे मिलते हैं बहुत सारे, मजा आती है। अच्छी अच्छी फीस चार्ज करो, मजा आएगी। पैसे वही तो कह रही, अच्छी अच्छी महंगी महंगी फीस चार्ज करो। क्या ले लिया है? कपड़े क्यों बहन, तू कार्ड वार रख अब सीधे। राइट नाउ ना, मैं आफ्टर CS बात करी कि एग्जाम्स दो जल्दी जल्दी एंड देन नोट छापो। चलो, केस, केस में क्या लिखा है बच्चे? फैक्ट्स ऑफ द केस। A की मिल है, experienced a breakdown. He trusted the shaft for B to delivery to a manufacturer. A did not inform, but A did not inform B that delays would lead to loss of profit. उसने उसको बताया ही नहीं कि जल्दी जल्दी भेज, नहीं तो मेरे को प्रॉफिट में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। B was not liable for A's lost profits during the delay since A had not communicated special circumstances that would lead to such loss. B यहाँ पे जजमेंट आया कि नहीं लाइबल होगा, क्यों? क्योंकि तुमने ये नहीं बताया, तुमने बोलता कॉन्ट्रैक्ट करो, माल भेज दो, मैंने भेज दिया, तुमने ये नहीं बोला था कि देर से भेजोगे तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। की ऑब्जर्वेशंस देखो, damages should be those that can be reasonably considered to naturally from breach or both the parties could have contemplated as probable result of breach। क्या उसने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट बी ने? सिर्फ डिले किया ना, इसको वो कह रहा है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसने मुझे माल टाइम पे नहीं भेजा। ठीक है लेट हुआ, लेकिन आपने इन्फॉर्म नहीं किया था, ऐसा जज ने जजमेंट दिया है कि इन्फॉर्म तुमने किया था कि तुमको जल्दी चाहिए, उसने अपना पार्ट परफॉर्म किया है, भले थोड़े दिन बाद किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, उसने वो चीज मिस कर दी जो इंपॉर्टेंट थी। और फेयरनेस इन क्लेम्स, द कोर्ट हाईलाइटेड द नीड ऑफ फेयरनेस इन क्लेम्स। इसमें फेयर नहीं है ना ये चीज, अगर मैं उसको बोलूं तूने डिले किया, अब डिले का तू उसको कॉम्पनसेशन दे, तो ये चीज फेयर नहीं बैठ रही, इसलिए मैंने वो क्लेम्स आपको रिकवर करके नहीं दिए। स्टिकी नोट लगाओ, मैं शॉर्ट में लिखवा दे रही हूँ आपको। और कौन सी लाइन नहीं समझ आई थी अदिति? ये वाली, यहीं से देख, when a contract had been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage। इतना समझ आ गया? Which naturally arose in usual course of things for such breach on which parties knew। कि भाई मैंने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, मैं मूवी नहीं ले गई, तो तू मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती, डैमेजेस क्लेम कर सकती। ठीक है, व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू लाइकली रिजल्ट। अब हमको ये पता था, ये हमने डिसाइड किया था कि अगर आपने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो इतना इतना आपसे मैं क्लेम लूंगी। ये चीज हमको पता थी कि अगर सामने वाली पार्टी सफर करेगी तो मुझे उसको कॉम्पनसेशन देना है। सच कॉम्पनसेशन नॉट टू बी गिव एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन बाय रीजन बाय ऑफ द ब्रीच। अब ये डायरेक्ट होना चाहिए कि मैंने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, इनडायरेक्टली घुमाओगी ना कि तो आपने कहा था 2 बजे मूवी ले जाएंगे तो 3 बजे क्यों लेके आई हो, तो ये इनडायरेक्ट घुमाने की बात मत करो, मैंने पार्ट अपना परफॉर्म किया, बी फेयर। ठीक है, वो कह रहा है कि डैमेज, आपको नुकसान होता है तो आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, लेकिन इनडायरेक्ट घुमा घुमा के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मत लेके आओ, उसका एक केस लॉ दिया। स्टिकी नोट लगाया, फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस, अप्पा मिल, अप्पाज मिल, अप्पाज मिल। फैक्ट्स ऑफ द केस के आगे लिखो अप, आपको A B में कंफ्यूजन होता है ना, सबको तो नाम ले रही हूँ, अप्पा APPA, एक्सपीरियंस,
हाँ, फैक्ट्स ऑफ द केस है पहले, फिर अप्पाज मिल एक्सपीरियंस अ ब्रेक डाउन, ब्रैकेट में लिखो लॉस, फॉर लेट डिलीवरी बाय बी, फॉर लेट डिलीवरी बाय बाबू. Appa's mill experience a breakdown bracket में loss by late delivery by बाबू. ठीक है. नेक्स्ट जजमेंट. बाबू was not liable. Babu was not liable for Appa's lost profit Appa's lost profit during the delay since Appa had not communicated, sorry, excuse me, सबको डिस्टर्ब हो रहा है. Appa's lost profit during the delay. Appa's lost profit during the delay. Since Appa had not communicated, that this would lead to such loss, that this delay would lead to such loss, that this delay would lead to such loss. ठीक है, बस. कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, हेंस कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, बताना जरूरी है. अब है where amount of compensation claimed for a breach of contract is left to be assessed by the court, damages claimed are called unliquidated damages. ये मार्क करो. दो टाइप के डैमेजेस बताएं, एक लिक्विडेट और एक अनलिक्विडेट. लिक्विडेट मतलब जब हमको पता है कितना पैसा लेना है, अनलिक्विडेट मतलब हमको डिसाइड करना है कितना पैसा लेना है. ठीक है, स्टार मार्क करो इसको. लिक्विडेट लिखा है व्हेन द पार्टीज अग्री इन एडवांस कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे. दिस इज व्हाट लिक्विडेटेड. अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जज डिसाइड करेगा, आर्बिट्रेशन डिसाइड करेगा, तो ये क्या हो गया, अनलिक्विडेट. अनलिक्विडेट के काइंड्स हैं जनरल और ऑर्डिनरी, स्पेशल डैमेजेस, प्यूनिटिव डैमेजेस और नॉमिनल डैमेजेस. जनरल और ऑर्डिनरी मतलब जितना बनता है, जितना नुकसान किया है उतना अमाउंट दे दो. जैसे 1,000 रुपए की चीज मांगी थी, उसने कितना दिया, 800. कितना डैमेज हुआ, 200 रुपए. कितने चाहिए आपको, 200. तो दिस इज ऑर्डिनरी डैमेजेस. ठीक है. फिर स्पेशल डैमेजेस मतलब कि एक्स्ट्रा रुपए. सलोन गए थे, ठीक है, 5,000 का बोला कि हेयर बोटॉक्स कर दो और स्ट्रेटनिंग कर दो, कटिंग भी कर दो. ठीक है, बाल बोला था थोड़े से ट्रिम कर देना, इतने काट दिए, तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया ये. तो 5,000 तो वापस देगी प्लस 5,000 और देगी. ये क्या हो गया, स्पेशल डैमेजेस. मतलब जो नुकसान सबको देखना है कि वो क्या लेके गई यहाँ से. जितनी देर वो वॉक करेगी सबके आंखें एक 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 स्टेप बढ़ी. जैसे कि 5,000 का तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था ही, लेकिन ऊपर से 5,000 और दो क्योंकि वो स्पेशल डैमेजेस हो गए हैं. ठीक है. एक्सिलरी डैमेजेस मतलब कि ऐसी चीज जो इमोशनली है. ठीक है, ए को बोला था बी से शादी करने के लिए, जिस दिन शादी होनी थी मंडप सजा हुआ था, बी आया ही नहीं, तो क्या हो गया, ये धोखा हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिलरी डैमेजेस मिलेंगे कि वही क्वांटम वाले कि जितना बेचारी को मिलना चाहिए था उतना तो उसको मिले, उसने शादी का लहंगा लिया होगा, खर्चे किया होगा, तो ये जज डिसाइड करेंगे कि कितना उसकी शादी के खर्चे के हिसाब से उसको कितना कॉम, मतलब प्यूनिटिव हम डिसाइड करेंगे अभी कि कितना खर्चा हमें उसको देना है. फिर लास्ट है नॉमिनल डैमेजेस कि अगर आप बोल रहे हो कि यार 10 बैग्स मांगे थे, नहीं दिए हैं इसने, 5,000 रुपए के थे, अब मुझे 5 लाख चाहिए, तो क्या ये नॉमिनल है, रीजनेबल है, नहीं है, तो आपको वो रीजनेबल अमाउंट ऑफ डैमेजेस क्लेम करने मिलेगा थ्रू कोर्ट. क्योंकि अनलिक्विडेड डैमेजेस कौन डिसाइड करता है, कोर्ट डिसाइड करता है. अब
एग्जाम्पल सबको समझ आ गए. ऑर्डनरी, ऑर्डनरी के साथ मार्क करो. दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू प्यूक्यूनरी कम्युनिकेशन compensation to put the injured party in a position that he would have been in the contract being performed. मतलब कि 1,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, कितना पे करना चाहिए उसको? 1,000 रुपए. लेकिन कितना पे किया? 800. तो उसने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि उसको 200 रुपए तो और पे करने पड़े, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 1,000 रुपए का. ठीक है. इट इज एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ लॉस एक्चुअली इनकर्ड. ये मार्क करो कि ये वही अमाउंट है जो हमने एस्टिमेट लगा लिया कि इतना लॉस है, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा. दिस इज ऑर्डिनरी डैमेजेस. स्पेशल डैमेजेस में मार्क करो. रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर अ पेक्युलर सर्कमस्टेंसेस इफ ऑल द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द पार्टी हैज नोटेड अ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस व्हिच मेक स्पेशल लॉस लाइक रिजल्टरी ऑफ ब्रीच इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग्स या his breaking the contract or special loss following the breach, he will be required to make the special मतलब good the special loss. अब वहां लिखो 10 bags 10 bags 2,000 कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, लिखो 10 bags 2,000 कॉन्ट्रैक्ट. रिसीव्ड 0 bags स्पेशल लॉस. रिसीव्ड 0 bags, ये डैश डैश करके को मैं एग्जाम्पल को शॉर्ट में लिखवा रही हूँ. ठीक है. 10 bags डैश 2,000 कॉन्ट्रैक्ट. समझ आ रहा है ना? 10 बैग का 2,000 लेना था. फिर लिखो नो बैग्स रिसीव्ड, नो बैग्स रिसीव्ड स्पेशल लॉस 5,000, क्योंकि उसको आगे बेचना भी तो था ना. तो क्या हो गया? 5,000. यहाँ पे what else he'll claim? He'll claim 2,000 जो उसने पे किया था और स्पेशल 5,000. फिर लिखो exemplary damages. These damages are awarded to punish the defendant and not as the rule granted in the breach. In 2 cases, the court may award such damages. Clearly defined. Breach of a promise to marry, इसमें आपको कौन से damages मिलते हैं? Exemplary. वहां पे लिख लो ब्रैकेट में punitive damages. PUNITIVE. पिक्यूनरी नहीं है, प्यूनिटिव है. हाँ, और 2,000 भी में, क्योंकि 2,000 हाँ, क्योंकि उसने 2,000 पे कर दिए थे. ठीक है. ब्रीच ऑफ प्रॉमिस या रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ कस्टमर्स चेक बाय द बैंकर. बैंक का चेक दिया और वहां गया वो, तो क्या हो गया? चेक डिसऑनर हो गया कि आपके बैंक में तो सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं है. तो इसमें कौन सा आपको डैमेज मिलेगा? प्यूनिटिव या एग्जेम्पलरी. यहाँ कोर्ट डिसाइड करेगा कितना क्लेम इसको मुझे देना चाहिए. ठीक है. नॉमिनल में बता रही हूँ. नॉमिनल में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल टोकन अमाउंट. रीजनेबल अमाउंट जाना चाहिए. ठीक है. क्या है ना, एग्जामिनर में आपको ज्यादा अच्छा खासा कॉम्पनसेशन भरना पड़ता है. नॉमिनल में रीजनेबल. आप डिमांड बहुत कर रहे हो, वहां तो वो डिमांड ही नहीं कर रहे ना, वो तो सिर्फ जस्टिस मांग रहे हैं. ठीक है. या क्योंकि इमोशनली भी तो वो खराब हुआ ही है वो चीज. तो पैसे से ज्यादा तो उसको लगेगा कि शादी हो जाए, पैसा वैसा क्या ही करेगी वो, तो वो वाले डैमेजेस है. यहाँ पे नॉमिनल में जो आप बोल रहे हो उसके हिसाब से सही नहीं है, हमको एक रीजनेबल डैमेज डिसाइड करना पड़ेगा. एग्जाम्पल, अ रुपी ऑफ इवन 25 पैसा वेयर देयर हैज बीन एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट बट नो एक्चुअल लॉस हैज बीन सफर्ड. दीज डैमेजेस आर अवॉर्डेड टू स्टैब्लिश द राइट ऑफ डिक्री और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कोई एक्चुअल बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, मतलब पैसे का कुछ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, पर एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ डैमेजेस या रीजनेबल अमाउंट ऑफ अवार्ड आपको मिलेगा. ठीक है. फिर एक क्वेश्चन है लिक्विडेटेड डैमेजेस वर्सेस पेनाल्टी. क्या फर्क होता है पेनाल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस? लिक्विडेटेड में डिसाइडेड था कितना पैसा मिलना है. ठीक है, आपस में डिसाइड करते हो. पेनाल्टी मतलब डैमेजेस के अलावा जो एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है. ठीक है. मार्क करो इंपॉर्टेंट. हिमांशी एक बार रीड करना. हाँ, वे द कॉन्ट्रैक्टिंग. रिलीफ रिलीफ रिसीव नहीं, रिलीव लिखा हुआ है. पेनाल्टी के पहले, अगेंस्ट के पहले. ठीक है ना. नेक्स्ट. इंग्लिश लॉ वाले कंफ्यूज होते हैं पेनाल्टी चार्ज करने की लिक्विडेट, वो एंड अप कहाँ करते हैं?
liquidated damages में. The test of two is that where the amount fixed is a genuine pre-estimate of a loss in case of breach is liquidated damages. अपन ने यही definition पढ़ी है कि पहले से estimated है इतना इतना पैसा भरना है and will be allowed. If the amount is fixed without any regard of probable loss, it is intended to frighten the party to prevent him committing the breach. It is penalty will not be allowed. मतलब पहले ही हमने उसको डरा दिया, अगर तूने ब्रीच किया तो इतना इतना पैसा लगेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया. तो ये हमने क्या किया, ब्रीच होने से पहले ही बचा लिया, प्रिवेंट कर लिया अपना कॉन्ट्रैक्ट को कि वो टूटे नहीं. इन इंडियन लॉ देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी. सेक्शन 74 provides reasonable compensation upon a stipulated amount whether it is way of liquidated or penalty. Example, A borrows 500 rupees from B and promises to pay 1000 if he fails to repay 500 on the stipulated date. कितना पैसा लिया था उसने, 500, और पे कितने करने वाला था, 1000, डबल करके देने वाला था. ठीक है, अब उसने क्या किया, 500 भी पे नहीं किया. मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इफ फेल्स टू रीपे B on failure A, on A's failure to repay on the given date, B is entitled to recover from A such compensation not exceeding 1000. The court may consider it as reasonable. क्योंकि हमारी बात हो गई थी कितना पे करना था, 500. दिस इज ऑर्डिनरी डैमेजेस का एग्जांपल ऑल्सो. हाँ, कि डिसाइड था पेनाल्टी इसके ओवर एंड अबव जो अगर होती. नहीं, इसमें नहीं. इंडियन लॉ इस चीज को डिफर करता है, इंग्लिश लॉ इस चीज को सेम समझता है. ठीक है, अब एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का तरीका आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि अब खत्म हो गया. इसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है और इंजंक्शन है, दोनों अपन इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में एक बार पढ़ चुके हैं. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो क्या करा सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हो. भाई हमको प्रॉपर्टी चाहिए थी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हमको पैसा नहीं चाहिए. इंजंक्शन मतलब हमने इसको स्टे लगवा दिया, भाई तू ये आगे चीज कंटिन्यू नहीं करेगा. ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का तरीका, जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ना चालू करोगे तो सबसे पहले हम इमडेनिटी वाला पार्ट खत्म करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम इमडेनिटी वाला पार्ट, तो हमारा एक मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा. वो आपके लिए नया भी है, वो आप पहली बार पढ़ रहे हो. जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आप पहले भी पढ़ चुके हो. तो जब जब पढ़ोगे तो पहले सबके रूल्स पढ़ो, कंसिडरेशन के रूल्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स क्या है, एक्सेप्टेंस के रूल्स और ऑफर के, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तीनों के रूल्स पढ़ने के बाद आप सीधे डिस्चार्ज वाला पार्ट भी पढ़ सकते हो, डिस्चार्ज और रेमेडीज. अब बीच में क्या क्या है देखो, ये कंसिडरेशन के रूल्स हुए. अब बीच में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है, जैसे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर कैन नॉट एंटर. फिर काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन, तो 3 काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन हो गए. एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन मतलब कब एक कोई कंसिडरेशन एक साइड से है तो फिर उसके पॉइंट्स याद किए. फिर हमने देखा ग्रेटिट्यूड कॉन्ट्रैक्ट, फिर अलग से टॉपिक है वॉइड, वॉइडेबल और इलीगल. फिर हमने ये गो थ्रू किया. उसके बाद फिर फ्री कंसेंट वाला, माइनर वाला अलग से पढ़ना, वो इंपॉर्टेंट है. फिर कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सब एक साथ पढ़ना. ठीक है, फिर जहां ये खत्म होता है उसके बाद शायद डिस्चार्ज चालू हो जाता है. हाँ, ये टॉपिक अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो रिस्ट्रेन पेरेंटल राइट, इसके सिर्फ हेडिंग्स हैं और वन वन लाइन में एक्सप्लेन किया है, तो एक अलग से ये क्वेश्चन भी आपसे आ जाता है. और ट्रेड के बाद एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वैलिड, तो गुडविल की सेल हो रही हो या पार्टनरशिप में हो रहा हो तो वो वैलिड होता है. फिर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, नेसेसिटीज है, क्वांटम मेरिट है, ये सारे टॉपिक. फिर सीधे आ जाता है डिस्चार्ज और रेमेडीज. इसको पार्ट पार्ट में पढ़ना क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है. ठीक है, क्या टाइम हो गया, 10:50. मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रही. नेक्स्ट हम चालू करेंगे चैप्टर 1. एक मिनट खोलना.